दोस्तों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आपको न जाने कितनी कहानियाँ मैंने सुनाई और हो सकता है कि न जाने कितनी और कहानियाँ आपने सुनी हो। बड़े बड़े चैनल हैं और आप लगातार कहानियों को सुनते हैं। हर कहानी में कोई ना कोई मोटिव होता है। कत्ल हुआ तो कत्ल के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई लॉजिक होगा। लेकिन बड़े अकीदे और बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि आज जिस कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और इसमें कत्ल का जो रीज़न आप जानेंगे, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये कहानी असली भी है या पूरी तरह फेक है। क्योंकि ऐसी वजह मुझे आज तक समझ में ही नहीं आई कि कोई ऐसी वजहों पे कत्ल कैसे कर सकता है। और कत्ल करने का तरीका भी इतना विभत्स था, इतना ब्रूटल था कि शायद बेहद पेशेवर कोई कसाई हो तभी वो ऐसा कत्ल कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको कहानी के माध्यम से पता चलेगा। 15 जून साल 2024 यानी आज से महज एक हफ्ते पहले की बात है। बीकानेर में यानी राजस्थान के बीकानेर में एक जगह लगती है ब्यास कॉलोनी। ये जयनारायण इलाके में है। इसी ब्यास कॉलोनी के पास एक अंडरपास है। अब अंडरपास है तो नीचे लोग कूड़ा उड़ा भी फेंक देते हैं। ऐसे ही एक शख्स वहाँ पे कूड़ा फेंकने जाता है। चिलचिलाती गर्मी, वो भी राजस्थान। अब जैसे ही वहाँ कूड़ा फेंकने जाता है उसे कुछ बदबू महसूस हुई। अब बदबू महसूस हुई तो उसने सोचा कि यहाँ पे क्या बदबू कर रहा, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ दिखी नहीं उसे। जैसे ही वहाँ पे वो जाता है, जाने के बाद उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद बदहवास वहाँ से वो भागता है। भागने के बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और उनको बताता है। अब ये तमाम लोग वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक बिना सर के और बिना हाथ के एक लाश पड़ी हुई है। ये लाश लगभग 2 से 3 दिन पुरानी थी। इसी वजह से बुरी तरह सड़ रही थी और सड़ने की वजह से बदबू हो रही थी। अब एक तो लाश, ऊपर से बिना सर हाथ के और सड़ी हुई। आसपास के लोग एकदम बदहवास फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी भागी भागी पहुंची। फ़ौरन वहाँ के जो एसपी साहिबा थी तेजस्विनी गौतम जी, वो भी मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद जब बॉडी देखी थी, लोग का भी सर चकरा गया। क्योंकि बॉडी देखने से ही लग रही थी कि किसी ने बहुत ब्रूटल मर्डर किया है। क्योंकि कत्ल होना एक तरह से अब आम बात है, लेकिन सर काट लेना, हाथ काट लेना, ये अपने आप में बड़ा विभत्स। अब ये चीज़ जब एसपी साहिबा ने देखा तो उन्हें फ़ौरन लग गया कि ये किसी बड़ी घटना का संकेत है। लिहाजा उन्होंने जांच पड़ताल भी उसी हिसाब से करनी शुरू की। सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर ये लाश किसकी है। लिहाजा पहले ये पता करने की कोशिश की गई। अब सर भी नहीं था, कोई चेहरा भी नहीं था, हाथ भी नहीं था कि कोई टैटू का निशान हो या फिर हाथ पे कुछ लिखा हो, कोई नाम वाम गुदा हो या फिर कोई पहचान मिल जाए। लाश की भी अच्छे से तलाशी लेगी, उसके पास भी कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज मिला नहीं। अब सर था नहीं तो फ़ोटो वोटो भी नहीं इधर उधर किया जा सकता था। लाश भी लगभग सड़ चुकी थी। पुलिस वालों के लिए ये केस काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने कमर कसी कि चलो इस केस को हम सुलझा के रहेंगे। लिहाजा सबसे पहले अब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी के घर की कोई महिला गायब है, क्योंकि जो लाश थी वो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से महिला की थी। अब ये सवाल आसपास के थानों से लेके आसपास के तमाम इलाकों में फैला दिया गया कि एक लड़की की लाश मिली है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ऐसे है, इतनी हेल्थ रही होगी और उम्र भी लगभग 30 साल के अंदर रही होगी। साथ ही वज़न उस हिसाब से बता दिया गया जिस हिसाब से बॉडी दिख रही थी कि लड़की मोटी थी या पतली थी। इन तमाम जानकारियों के हिसाब से आसपास के इलाकों में डिस्क्रिप्शन भेजा गया कि अगर कोई ऐसी लड़की गायब हो, कोई ऐसी लड़की दिखाई ना दे रही हो, अपने परिवार वालों से ना मिल रही हो, तो एक बार आएँ और बॉडी की शिनाख्त कर लें। अब ये प्रयास करने के बाद पुलिस वाले इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई आए और बॉडी को क्लेम करे, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। अब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, पुलिस वाले और परेशान हुए। उन्होंने कहा कि चलो अब लाश की पहचान नहीं हो रही तो कम से कम कातिल की ही पहचान कर लें। उन्होंने आसपास के कैमरों को खंगालने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि शायद अगर कातिल आया होगा तो हमें कुछ दिख जाएगा।
उन्होंने आसपास के कैमरों को जब खंगाला, क्योंकि अभी ये भी कंफर्म नहीं था कि ये लाश यहाँ कब फेंकी गई और फेंकने वाला किस डायरेक्शन से आया, तो पुलिस वालों को भी अंधेरे में तीर चलाना था। आसपास के तमाम इलाकों के कैमरों को रैंडमली चेक करना था। कुछ संदिग्ध मिल जाए तो शायद बात आसान हो जाए। खैर, पुलिस वालों ने अब कैमरों को खंगाला। इत्तेफाक से एक कार उसमें ऐसी दिखी जिस पे पुलिस वालों को डाउट हुआ। अब कार देखी, उस पर पुलिस वालों को डाउट। पुलिस वालों ने उस कार का पीछा करना शुरू किया कैमरों के माध्यम से कि किसी कैमरे में अगर उसका नंबर ठीक से कैद हो तो चीज़ें आसान हो। कई कैमरे खंगाले गए, किस्मत ने साथ दिया। एक कैमरे में उस कार का नंबर मिल गया। अब जब नंबर मिल गया, पुलिस वालों ने फ़ौरन उस कार के मालिक का पता किया। जब मालिक का पता चला तब पुलिस वाले मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सच सच बताओ, तुमने ही लाश फेंकी है। अब ये सवाल वो आदमी जब सुनता है, सुनने के बाद एकदम से चकरा जाता है। कहता है कि लाश? कौन सी लाश और कहाँ की बात आप कर रहे हैं? इधर पुलिस वाले कहते हैं कि इतना अनजान मत बनो, तुमने ही फेंका होगा। अब ये बात जब वो आदमी सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि साहब वो ठीक है, लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं आप, पहले ये तो बताइए। पुलिस वालों ने बताया कि जो अंडरपास है उसके नीचे, और वहीं के पास तुम्हारी कार भी देखी गई थी। अब वो आदमी जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि साहब ऐसा है, मैंने कोई लाश नहीं फेंकी है और मेरे संबंध में तो कोई ऐसा है भी नहीं जिसकी इस तरह से गुमशुदगी हुई हो। हाँ, लेकिन मेरे पास एक जानकारी है जो आपके काम आ सकती है। पुलिस वाले ने पूछा कौन सी? अब उस आदमी ने बताया कि मैंने तो नहीं कुछ किया, लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पे एक महिला को देखा था और उसके साथ एक आदमी था, और उन दोनों के जो हाव भाव थे, उन दोनों के जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता था कि लाश और इन तमाम चीज़ों का मामला है, लेकिन हाँ, हुलिया ऐसा था। और साथ ही वो दोनों भी कार में थे। अब पुलिस वालों ने पूछा कि कौन सी कार? इसके बाद इस आदमी ने एक कार का नाम बताया और साथ ही इन दोनों आदमियों के, यानी एक महिला जो थी और एक लड़का जो था, इन दोनों का हुलिया बताया। अब पुलिस वालों ने इस कार और इस हुलिये को कैमरे में खोजना शुरू किया। तमाम अलग अलग इलाकों के कैमरों में, जो दुकान पे लगे थे, जो टोल प्लाजा पे लगे थे, जो पेट्रोल पंप पे लगे थे, जो एटीएम में लगे थे, जो चौराहों पे लगे थे, इन तमाम कैमरों को जब पुलिस वालों ने खंगाला, इत्तेफाक से वो कार एक कैमरे में जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद उस कार का भी पीछा किया गया। जब पीछा किया गया तब उसका नंबर भी मिल गया। जब नंबर मिला तो पुलिस वालों ने कहा कि बाबू चलो थोड़ा डिटेल निकालो, ये महाशय कहाँ के हैं। डिटेल निकाली गई, तब पता चला कि ये कार तो बीकानेर से 250 किलोमीटर दूर रहने वाले जोधपुर के विकास की है। अब पुलिस वाले जब विकास का नाम सुनते हैं और साथ ही उसका एड्रेस निकालते हैं, उसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ विकास के पास जाते हैं। जाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआत में विकास इधर उधर तमाम कहानियाँ सुनाता है, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, जब अपने पे आती है तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो यहाँ विकास भी अब मुर्दे से ज़्यादा जिंदा ही था, बोलना शुरू करता है। और जब बोलना शुरू करता है तो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले चार्जशीट भी बना रहे हैं, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इस चार्जशीट को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे तो प्रूव कैसे करेंगे कि ये मोटिव था, क्योंकि इतना छोटा मोटिव कत्ल का शायद उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। दरअसल इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम था संगीता। संगीता हनुमानगढ़ की रहने वाली, हनुमानगढ़ में ही पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी। इसी दौरान उसको एक लड़का पसंद आता है, विकास नाम का। अब विकास नाम का लड़का पसंद आया। पसंद आने के दौरान अब विकास भी उसे पसंद कर लेता है। दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी सीरियस। घर वालों से शादी की बात की, घर वालों ने मना कर दिया, कहा कि शादी नहीं हो सकती। इधर संगीता भी काफ़ी सीरियस थी, उसने कहा शादी नहीं होगी तो मैं जहर खा लूँगी। तो विकास ने संगीता से कहा कि जहर खाने से अच्छा है कि चलो हम तुम भाग चलते हैं, लिव इन में रह लेंगे। इसके बाद संगीता और विकास दोनों जाते हैं और जोधपुर में एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगते हैं। दोनों खुशी मन से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख शेयर कर रहे हैं। न कोई कलह, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी दौरान अभी लगभग कुछ महीने पहले की बात है, संगीता अपने घर गई थी
और घर से वापस आ रही थी। अब वापस आने के दौरान उसे एक लड़की मिलती है, मुस्कान नाम की। अब मुस्कान जब उसे मिलती है, अब बस में दोनों बैठे थे, इस दौरान बातचीत शुरू हो गई। मुस्कान ने अपने बारे में बताया, संगीता ने अपने बारे में बताया। आलम यह हुआ कि दोनों उतरते उतरते एक दूसरे की पक्की सहेली बन गई और दोनों की जो मंजिल थी वो जोधपुर ही थी। तो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी मन से सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी मन से यात्रा करते हुए बातचीत कर रहे हैं। उतरते उतरते नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो गया। उसके बाद अब ये दोनों मिलने जुलने भी लगे। अब मिलने जुलने जब लगे तो फिर मुस्कान ने संगीता से पूछा कि तुम किसके साथ रहती हो। संगीता ने बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ लिव इन में रहती हूँ। मुस्कान ने कहा कि कभी मिलवाओ मुझे भी। संगीता ने कहा क्यों नहीं। उसके बाद फिर संगीता अपने बॉयफ्रेंड विकास को मुस्कान से मिलवा देती है। तीनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। इधर संगीता और मुस्कान एक दूसरे को बहन की तरह मानने लगे, क्योंकि संगीता भी घर से अलहदा रहती थी, उसे बहन का प्यार मिल नहीं रहा था। एक कोई लड़की थी जो बहन जैसा मानती थी, तो संगीता भी काफ़ी खुश थी। लेकिन इसी दौरान संगीता तो खुश थी, मुस्कान को अब संगीता के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्कान ये चाहती थी कि जो विकास है वो संगीता को छोड़ दे, क्योंकि संगीता के लिए विकास सही नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। एक दिन मौका देख के मुस्कान ने संगीता से कहा कि यार ये लड़का अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो। अब जैसे ये बात संगीता सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ये लाइन कैसे बोल रही है। उसने कहा रीज़न तो बताओ। मुस्कान ने कहा कि इसके चाल चलन, इसका रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम कोई इसी अच्छे लड़के के साथ रहो। अब इसी बात को लेके अब संगीता और मुस्कान में तकरार हो गई। बात विकास तक गई। जब विकास तक गई तो विकास भी कहता है कि वो कौन होती है हमारे तुम्हारे बीच बोलने वाले। यानी ध्यान से समझिए कि बस में दो लड़कियां मिलती हैं, उसके बाद दोस्ती हुई। एक लड़की ने दूसरी लड़की को बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, दूसरी ने कहा कि लड़का ठीक नहीं है। अब इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। बात आगे बढ़ी, लगातार मुस्कान मना करने लगी कि संगीता तुम विकास के साथ ना रहो। अब यही बात इन दोनों की इस कदर नागवार गुजर गई कि इन दोनों ने कत्ल का प्रोग्राम बना लिया और ये कहा कि अगर ये हमारे तुम्हारे बीच बहुत डिस्टर्ब कर रही, इंटरफेयर कर रही तो इसे मार देते हैं। अब पूरा प्लान बना। प्लान के तहत 13 तारीख को यानी 13 जून को संगीता मुस्कान को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे घर चेंज करना है और तुम आ जाओ। मुस्कान पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अब ये दोनों उसको कार में बैठाते हैं। बैठाने के बाद अब वहाँ पे बहस शुरू होती है कि तुम्हें क्या दिक्कत थी। मुस्कान अपना साइड रखती है, कहती है कि मुझे इस वजह से दिक्कत थी कि तुम दोनों साथ न रहो। दोनों जो कि एक हो चुके थे, लिहाजा मुस्कान के ऊपर ये दोनों हमला करते हैं और उसी कार में इसका गला घोट के कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल हो चुका था, लाश ठिकाने लगानी थी। अब ये लोग लाश लेके निकलते हैं जोधपुर से, पहुंचते हैं बीकानेर। वहाँ पे इसी अंडरपास के पास पहले तो बॉडी फेंकते हैं। बॉडी फेंकने के बाद फिर एक मन में सवाल कि अगर पहचान हो गई तो। विकास ने कहा कि चलो इसका सिर काट देते हैं। उसके बाद एक धारदार हथियार से मुस्कान का सर काटा जाता है। सर काट के पॉलीथीन में पैक करके वापस कार में रखते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ दिमाग में आती है। दरअसल मुस्कान के हाथों में टैटू बने हुए थे, एक हाथ में शोल्डर तक और दूसरे हाथ में कोहनी तक। तो फिर जो शोल्डर पे और इधर जो टैटू बने थे, एक मन में डर कि कहीं इससे पहचान ना हो जाए, तो फिर इन्होंने दाहिना हाथ जो था उसे शोल्डर से काट दिया, क्योंकि टैटू वहाँ तक बना था, और जो बायां हाथ था उसको कोहनी से काट दिया, क्योंकि टैटू वहाँ कोहनी तक था। उसके बाद दोनों हाथ और सर ला के अपने इलाके में यानी जोधपुर में एक नाले में फेंकते हैं और फेंकने के बाद सुखी सुखी रहने लगते हैं। लेकिन इधर जांच पड़ताल होती रही और फिर ये दोनों पकड़े गए। अब ये सवाल उठता है कि आखिर हाथ और सर का है। तो जब हाथ और सर के बारे में विकास और संगीता से पूछा गया तब उन्होंने एक नाले का एड्रेस बताया गया। उसके बाद पुलिस की टीम उस नाले पे जाती है और काफ़ी मशक्क़त करती है, काफ़ी तफ्तीश करती है और अंत में वहाँ से एक हाथ यानी 2 हाथ और एक सर बरामद करती है। उसके बाद अब इन लोगों के ऊपर चार्जशीट बनाई जा रही। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो आप सोच के देखिए, बस में दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद फिर सलाह मशवरा शुरू हुआ। सलाह मशवरा जब आगे बढ़ा तो फिर ये हुआ कि तुम इससे ना मिलो। सिंपल था कि संगीता कह देती कि मुस्कान तुम मेरे बीच ना बोलो, कॉन्टेक्ट ख़त्म कर देती। लेकिन यहाँ इस कदर एक दूसरे से नाराज़गी
कि कत्ल का ही प्रोग्राम बन गया। अगर कोई रिश्तेदार होती या फिर सगी संबंधी होती, सच में सगी बहन होती, तब वहाँ एक समझ में आता है कि सगी बहन है, ज़्यादा विरोध कर रही है और इसी के साथ रहना भी है, तो इसको मार दो। लेकिन यहाँ जिस लड़की से कोई मतलब नहीं, ना कोई रिलेशन, ना कुछ, महज रास्ते की दोस्ती, सड़क चलते बातचीत हो गई, उसी दोस्ती को, उसी संबंध को लेके इतना सीरियस हो जाना कि फिर कत्ल कर देना, मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कोई लॉजिक या फिर कोई रीज़न था। लेकिन लोग, ये कहावत है कि जाको प्रभुवर दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना, तो यहाँ इन दोनों की मत ही हरी गई, एक लड़की की जान चली गई और ये दोनों भी अब काल कोठरी में रहेंगे और फिर रह लें साथ जितना रहना है। खैर, इस मामले पे आपकी क्या राय है वो भी कमेंट कर देना। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, ऐसी कहानियों के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।